आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हुआ संपन्न। प्रकाश सहाय चुने गए अध्यक्ष। वहीं महासचिव पद पर चुन्नू कांत ने लगाई जीत की हैट्रिक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे गिरिडीह। कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से है तैयार। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ जारी है पुलिसिया कार्रवाई। अभियान चलाकर अवैध खननों को किया गया ध्वस्त। और समृद्ध समाचार के खबर का फिर हुआ असर। गांवा के पछियारी टोला में बना खराब पड़ा चापानल। कुआं खोदकर प्यास बुझाने को मजबूर थे ग्रामीण। शुक्रवार को भारी गहमागहमी के बीच गिरिडीह अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हो गया। वहीं शाम होती ही इसके परिणाम भी सामने आ गए, जिसमें प्रकाश सहाय अध्यक्ष, बाल गोविंद साहू उपाध्यक्ष, चुन्नू कांत महासचिव, दशरथ प्रसाद संयुक्त सचिव प्रशासनिक, शिवेंद्र कुमार सिन्हा संयुक्त सचिव लाइब्रेरी, उदय शंकर सिन्हा कोषाध्यक्ष, ज्योतिष कुमार सिन्हा उप कोषाध्यक्ष चुने गए। जीत के बाद अधिवक्ता संघ भवन से विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी ने जीत की खुशियों का इजहार किया। पानी हो कहीं पर तो व्यवस्था कीजिए। जिला के सभी अधिवक्ताओं को, चाहे हमारे वो जूनियर भाई हो, हमारे सीनियर हो, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं बार का प्रतिनिधित्व कर सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार का गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन का बहुत पुराना हिस्ट्री है। 1903 में इसकी स्थापना हुई थी और ये काफ़ी वर्ष पुराना बार है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे एक बार पुनः सेवा करने का मौका हमारे मित्रों ने दिया है। मैं पूरी प्रयास करूंगा कि उनके जो सोच है उनकी, जिस कारण उन लोगों ने मुझे मत दिया है, वो मैं पूरा कर सकूं। और जहां तक विकास की बात है, तो जो विकास है वो हम लोग मिलजुल कर करेंगे, उसमें हमारी प्राथमिकता है। सबसे पहले तो अपने तमाम अधिवक्ता जो हमारे गिरिडीह के हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जीत और ये हैट्रिक चुन्नू कांत की नहीं है, ये उन तमाम 950 लोगों की जीत है जिन्होंने मेरा साथ दिया है, हमको सहयोग किया है, हमको आशीर्वाद दिया है। और मेरी यही कोशिश होगी कि उनकी जो आशीर्वाद हमको मिला है, उनका जो साथ मिला है, उन्होंने जो विश्वास किया है हम पर, ईश्वर से बस हम यही आराधना करते हैं कि वो विश्वास बना रहे, हम उनके कसौटियों पर खरा उतर सके, यही चाहते हैं। अधिवक्ता संघ के सदस्य ने मुझे इस उम्मीद से भेजा है कि मैं
पोस्ट को ठीक ढंग से वो सभी अधिवक्ताओं को मिल सके और इसमें मैं पारदर्शिता के साथ किसी पार्टी का निमित्ता के साथ काम नहीं करूँगा। जो भी होगा उसको मैं उसमें पारदर्शिता लाऊंगा तथा साफ सफाई में विशेष ध्यान रखूंगा। ठीक है, इस जीत का श्रेय मैं अपने अधिवक्ता संघ के सभी सम्मानित सदस्यों को देता हूं और उन्हें बहुत बहुत सहृदय बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे 6ठी बार इस पद पर आसीन किया है। अपना बहुमूल्य मतदान करके मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं वादा करता हूं कि पूर्व की भांति संघ के सदस्यों के मान सम्मान के लिए, संघ के हित की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहा हूं और रहूंगा। इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं। धन्यवाद। मैं तमाम जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठतम एवं युवा साथियों को सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज की चुनाव जिला अधिवक्ता संघ में संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर मैं तीसरी बार काफ़ी मतों से मुझे विजय बनाने का कार्य किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके। इस दौरान वे परिसदन में पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कहा कि पूर्व की सरकार में एक भी RT-PCR राज्य में नहीं था। हमारी सरकार ने 7 जगह RT-PCR लैब स्थापित किया है। 28 RT-PCR मशीन स्थापित की गई। 197 ट्रूनेट मशीन हमने स्थापित किया है और हमने बिना केंद्र की मदद के भी सारी व्यवस्थाओं को मजबूत किया। मंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में 9,200 के करीब मरीज मिले। पहले 15,000 बेड बढ़ाया गया था और अब 5,000 और बेड बढ़ा दिया जा रहा है। वहीं 192 कोविड सेंटर संचालित है। इसके साथ ही मंत्री श्री गुप्ता ने अन्य मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय को रखा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का हम लोग लगे हैं। हम लोग नए व्यवस्था को भी लागू कर रहे हैं। जिस तरीके से तेज गति से आज 9,000 के करीब केस हो चुके हैं, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एसिम्टोमेटिक कितने हो रहे हैं, माइल्ड सिम्टोमेटिक कितने हो रहे हैं, और माइल्ड और एसिम्टोमेटिक को हम जो है उनको जो है होम आइसोलेशन में रखने का विचार बना रहे हैं। फिर हम चिन्हित कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से ज़्यादा जो है संक्रमण के लोग निकल रहे हैं। तो उसको भी जैसे पहले पिछली बार बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन जो भी है बनाया, तीन तरीके से बनाया था उन लोगों ने। तो हम लोग भी चिन्हित कर रहे हैं और यदि कहीं कोई कमी खामी हो रही है तो हम लोग लगातार प्रयास, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर पूर्व से वर्तमान में हम इस बीमारी को थोड़ा समझने लगे हैं, जानने लगे हैं और इसके क्या रिपरकेशन होंगे, क्या इसका परेशानी होगी, वो सारी चीज़ों को हम बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि किस तरीके से हम समाधान करेंगे। कल ही हमने सारे प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं उनकी भी मीटिंग की थी और उनसे हमने 3-4 चीज़ें कहा है। पहला तो ये कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अक्षरशः पालन होगा। उस एक्ट में ये साफ प्रावधान है कि आपको साफ सुथरे अक्षरों में बड़ा बड़ा डिस्प्ले करना है कि आपके अस्पताल की टैरिफ क्या है और फिर आपको अपनी वेबसाइट में सारा चीज़ को अपलोड करना है। इसके साथ में जो कोविड के लिए जो हमारी सरकार ने जो टैरिफ निर्धारित की है उस टैरिफ को भी आपको लिखना है, ताकि जनता को ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है आपदा का जो अवसर वो अर्थ दोहन का अवसर ना बन जाए। इस पर भी हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। वेंटिलेटर करीब अभी हम लोग ने 560 तो पिछले बार ये किया और अभी हम लोग और आगे जो है वेंटिलेटर जो है क्रय करने जा रहे हैं। 560 वेंटिलेटर तो बीच में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है।
और हम लोग उसको करने जा रहे हैं, अपग्रेड करने जा रहे हैं। मैंने गिरिडीह में पिछले बार भी जो डीसी थे उनको ये निर्देश दिया था कि रात को दवाई की समस्या लोगों ने बताई थी मुझे, तो मैंने वो निर्देश दिया था और शायद संभवतः दवाई बिक्री चालू हो गई है। ठीक है, आप इस चीज़ को भी देखिए कि हम जब आए थे तो हमने निर्देश दिया और हम बहुत जल्दी धनबाद के लिए, अभी धनबाद में तुरंत जो है अभी 8.5 करोड़ रुपया हमने सदर अस्पताल के लिए फिर से दिया है, ताकि तेज गति में काम कर रहे हैं अब। लेकिन देखिए अब कोरोना का काल है और स्वाभाविक रूप से इस काल में बहुत सारी चीज़ों को आप देख के भी नहीं करने पाए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार बनी, उस सरकार बनने के तदुपरांत जो है सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने राज्य के डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रयास। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जो इनके डबल इंजन वाली जितनी सरकारें हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पर्याप्त से भी ज़्यादा है वैक्सीन, और हम लोग हैं कि हमारे कितने सेंटर जो है बंद हो गए। और कल उनकी प्रवक्ता ने कहा आज तक के डिबेट में कि झारखंड जो है वो वेस्टेज बहुत कर रहा है। उनको यही नहीं मालूम है आंकड़े कि जो है वेस्टेज जो है वो वेस्टेज सबसे ज़्यादा वेस्टेज करने वाला राज्य कोई है तो उनका भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, जिसमें यूपी 9.10 कुछ का नुकसान किया है यूपी ने। आप तो फिर जो है हमारा तो वेस्टेज का रेशियो है 3.1 का, इनके जो है वेस्टेज का रेशियो जो है आप देख लीजिए, कर्नाटक है वहाँ 5 पॉइंट कितना है, पूरे देश का 6.4 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चूँकि अब सामान ज़्यादा भेज दीजिएगा तो स्वाभाविक है। अब प्रधानमंत्री जी ऐसे तो हर चुनाव में बोलते ही हैं कि हर चुनाव में एक नारा है पाकिस्तान, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि चुनाव में नारा देते हैं पाकिस्तान और 45 लाख वैक्सीन का डोज भेज दिए पाकिस्तान, 30 लाख के आसपास शायद भेजा है अफगानिस्तान, सारे देशों को बांट रहे हैं। अरे भाई, दुनिया में विश्व गुरु भारत था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा, लेकिन विश्व का हीरो बनने के चक्कर में देश के नागरिकों का बलिदान और कुर्बान मत कर दीजिए। हमने थोड़ी कहा है कि प्रधानमंत्री जी मत दुनिया का आप हीरो बनिए हीरो, लेकिन पहले तो देश के लोगों का जान माल बचेगा तब ना हीरो बनेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे राज्य को पैसा नहीं दे रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपया दे दिया है भूटान को, 15,000 करोड़ रुपया दे दिया बांग्लादेश को, 49,000 करोड़ रुपया नेपाल और अफगानिस्तान को दे दिया, 5,000 करोड़ रुपया जो है उन्होंने अभी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया, 391.30 करोड़ रुपया उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा में खर्चा है, 100 करोड़ रुपया तो ट्रंप तो जो आए थे नमस्ते ट्रंप करने में खर्चा कर दिया, और जो है कि क्या बोलते हैं 350 करोड़ का भाजपा का कार्यालय बन गया। तो अब इतने झोला उठा के सादगी वाले प्रधानमंत्री जी हैं, तो कम से कम झारखंड गरीब ट्राइबल स्टेट है तो यहाँ भी तो कुछ दें कि कम से कम सपना तो दिखाया। 20 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं, कहाँ गया 20 लाख करोड़ रुपया भाई, पता ही नहीं चल रहा है हम लोग को 20 लाख करोड़ किधर चले गया, खाली कागज में आए और कागज में चले गए। तो इसलिए हम लोगों का ये है कि भाई आप दुनिया को बांटिए, लेकिन कम से कम झारखंड गरीब स्टेट है, हमको 2 लाख दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से। और आदरणीय हर्षवर्धन जी ने कहा कि 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेज दीजिए। 15 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजे हो कितना समय हो गया, लेकिन अब कह रहे हैं 5 दिन का एडवांस प्लानिंग भेजिए, 6 दिन का भेजिए, हर 2-3 दिन में एक SOS बदली हो जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सौतेला व्यवहार कर रही है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। और पता नहीं इनके सांसदों को, हमसे तो चलिए राजनीतिक बैर हो सकता है, राजनीतिक मतांतर हो सकता है, लेकिन झारखंड की जनता से क्यों ये राजनीतिक मतांतर कर रहे हैं?
क्यों नहीं एक भी सांसद जो है, इनका एक भी सांसद, एक भी विधायक क्यों नहीं जाके प्रतिनिधि मंडल जाके मिलता है और जाके मिल के इनकी जो केंद्र की सरकार है उस पर दबाव बनाना चाहिए कि झारखंड के लोगों को, अभी वर्तमान में ही 83 लाख लोग हैं, तो 83 लाख इंटू 2 मतलब कम से कम 1,60,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। तो हम तो वैक्सीन देने के लिए जगह जगह सेंटर हमारा बंद हो जा रहा है, क्या करेंगे? लेकिन दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं कमी नहीं है, कमी नहीं। गांवा प्रखंड के ककड़ियार स्थित पचियारी टोला में खराब पड़े चापानल की सूचना पर गुरुवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों ने उसे ठीक करा दिया है। बता दें कि समृद्ध समाचार के बुधवार के बुलेटिन में हमने दिखाया था कि कैसे पचियारी टोला व ढिलुआ के लोग कुआं खोदकर प्यास बुझा रहे हैं। खबर चलाए जाने के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और कनीय अभियंता जहेंद्र भगत के निर्देश पर गुरुवार को खराब पड़े चापानल को दुरुस्त करवाकर जलापूर्ति बहाल कर दिया गया। गौरतलब है कि ककड़िया के पचियारी टोला में मात्र एक सार्वजनिक चापानल था, वह भी 6 माह से खराब पड़ा हुआ था और वहां के लोग घर से 1 किलोमीटर दूर नदी में जाकर कुआं खोदकर अपने प्यास बुझा रहे थे, जिस पर समृद्ध समाचार ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। खबर चापानल बन जाने से वहां के लोगों में काफी हर्ष का माहौल है, क्योंकि वहां के लोगों को अब नदी के कुआं के स्थान पर चापानल से पानी मिलने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार की देर खराब पड़े चापानल को मिस्त्री द्वारा बना दिया गया है। अब वे लोगों को नदी से कुआं खोदकर पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चापाकल ये खराब हुआ था से बन गया है, अब वही पानी पी रहे हैं। इधर कनीय अभियंता जहेंद्र भगत ने कहा कि खराब चापानल को दुरुस्त करवाकर पचियारी टोला में पानी सुचारू रूप से बहाल किया गया है। वहीं सोलर जल मीनार पानी टंकी निर्माण के लिए भी प्रथम फेज का हरी झंडी मिल गया है। फिलहाल टीएस तकनीकी के स्वीकृति के लिए अधीक्षक अभियंता को भेजा गया है, जिसके बाद उक्त गांव के एक घरों में जलापूर्ति हो जाएगी। गांवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र के जंगलों में अवैध जावा महुआ शराब की चुलाई का मामला मीडिया में सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को प्रखंड के लोढ़िया टाड़, गाढ़ी साख, डूमर झार, हरदिया, दूधपानिया गांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित अवैध शराब भट्टी को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया और लगभग 1000 किलो तैयार जावा महुआ शराब को नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी के निर्देश पर हुई है। पुलिस निरीक्षक परमेश्वर लियांगी ने कहा कि गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार के नेतृत्व में गांवा पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया गया है और अवैध आधा दर्जन शराब भट्टियों में तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अवैध शराब माफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहा कि अवैध महुआ शराब निर्माण के विरुद्ध पुलिस का लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा। पीछे आओ ना जी। उसको भी गिराइए।
आज दिनांक 9/4/2021 को गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी गांवा के द्वारा नवादा जिला के कौवाकोल थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में लोहड़िया, टाण, झुमरझारा, गाड़ी सांक के जंगल में अवैध देसी शराब के विरुद्ध छापामारी किया गया है। छापामारी के क्रम में करीब 100 लीटर अवैध देसी शराब जब्त किया गया है। करीब 800 किलोग्राम महुआ जावा जो फुला करके रखा गया था, जो ड्रम वगैरह में रखा गया था, उसको भी नष्ट किया गया है। अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध चिन्हित कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अवैध कोयला कारोबार के विरुद्ध पुलिसिया अभियान लगातार जारी है। शुक्रवार को भी सतीघाट एवं ओपन कास्ट माइंस के पीछे अभियान को गति देते हुए अवैध खननों को ध्वस्त किया गया। अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने किया, जबकि मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार व सीसीएल परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह दल बल के साथ मौजूद थे। इस बाबत एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि 3 महीनों से लगातार अभियान जारी है। वहीं इस दौरान कई अवैध खननों को ध्वस्त कर एफआईआर व गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन को लेकर किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, सभी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। परसों हम लोग रात में आए थे, पकड़ाया नहीं, हम लोग नहीं पता था ना। आपके जो माइनिंग सरदार थे, देखिए इलीगल कोल माइनिंग और उसका स्मगलिंग के खिलाफ हमारा जो अभियान है ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी रहेगा। उसमें कोई लापरवाही नहीं की जाएगी और हमने पिछले 3 महीने से इस पर काफ़ी कार्रवाई की है। जो इलीगल रूप से जो खनका चलाया जा रहा था उस पर लगातार डोजरिंग की गई है, एफआईआर भी की गई है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और इसमें आगे भी अभियान को में तेज़ी लाया जाएगा। और आज सतीघाट और जो गिरिडीह सीसीएल ओपन कास्ट का जो पीछे वाला भाग है वहाँ कुछ कोयला चोरों द्वारा पुनः इलीगल माइनिंग का कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया है, जिसे मतलब फिलिंग किया जा रहा है और ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी इलीगल कोल माइनिंग करने की। उनका जो प्रयास है वो देखते हैं कि पुलिस का कार्रवाई या जो सीसीएल का जो सुरक्षा डिपार्टमेंट है उसकी कार्रवाई थोड़ा सा भी 2 दिन रुक जाती है, तो देखते हैं कि पुनः अगर ये काम करते हैं, अगर कुछ समय मिल जाता है तो उस दौरान हम चोरी कर लें और कुछ गलत तरीके से पैसा कमा लें, लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा। और उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई है और जो चिन्हित है उन पर एफआईआर हुई है और आगे आज जो कार्रवाई की गई है आज ही एफआईआर दर्ज की जाएगी और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। समाहरणालय सभागार कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व, भू हस्तांतरण, दाखिल खारिज, लैंड डिमार्केशन, रेंट कलेक्शन, ई रेवेन्यू कोर्ट एवं एफआरए पट्टा आदि से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सर्वप्रथम उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया तथा कार्य में पारदर्शिता बरतने की सलाह के साथ कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु उन्हें शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ तथा उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास होना चाहिए। आमजनों की समस्याओं का निराकरण करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। उपायुक्त ने सरकारी भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि पर विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचनाओं एवं उनमें लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी में बीती रात चोरों ने एक दुधारू मवेशी की चोरी कर ली है। इस संबंध में मवेशी मालिक गणेश यादव ने मुफस्सिल थाने में लिखित आवेदन देकर अपनी मवेशी को ढूंढने की मांग की है। गणेश यादव ने बताया कि हर दिन की तरह वो घर के दरवाजे पर सभी मवेशियों को बांधा था, मगर शुक्रवार की सुबह करीब 3:30 बजे सोकर उठा तो देखा कि सबसे अधिक दूध देने वाली गाय गायब है। गणेश यादव ने कहा कि रस्सी काटकर उनके गाय की चोरी की गई है। गणेश यादव ने पुलिस से मवेशी ढूंढने की गुहार लगाई है। कल आपके घर पे चोरी हुई थी गाय की, कितने बजे रात? 1 बजे रात को। 1 बजे रात। कितना गाय चोरी हुआ है? एक गाय चोरी हुआ है। थाना में आवेदन दिए? हाँ। शुक्रवार की सुबह गांवा प्रखंड अंचल कार्यालय सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी के नेतृत्व में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मनरेगा, पीएम आवास योजना, वैक्सीन आदि पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में पीएम आवास योजना में गति लाने, 35 वर्ष से अधिक उम्र लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने को कहा गया। वहीं मनरेगा योजना के तहत बनाए जा रहे कूप, मिट्टी, मोरम, सड़क आदि की समीक्षा करते हुए बरसात से पहले कार्य खत्म करने का भी निर्देश दिया गया। मौके पर बीपीओ निकेश कुमार, बीपीआरओ संजय कुमार सहित कई पंचायत सेवक, रोजगार सेवक आदि लोग मौजूद थे। क्या करता है, बनाया क्लियर कर दिया, इंटर कर देता, कहाँ तक पैसा उसका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, मांगिए काम उसी में रुक जाता है। आप 2-4 आवास नहीं करता है, बरसात आ जाएगा तो क्या बनाएगा? पैसा जिसको दिए हैं, राशि आयोजित की गई है, जिसमें हम सरकार की सभी जो विकास योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका समीक्षा करते हैं, कहाँ क्या कमी रह गई है और उसका परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो रहा है, और जो आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ कमी रह जाती है उस कमी को हम समीक्षा करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, सभी लोगों के साथ इसकी रिव्यू होगी। गांवा प्रखंड अंतर्गत साख पंचायत भवन में शुक्रवार को भाकपा माले का पंचायत स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दुखन साहा ने की। मौके पर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। बैठक में पार्टी मजबूती के साथ पुराने सदस्यों की रिन्यूअल की गई। पार्टी की विस्तार सदस्यता अभियान में तेजी लाने के साथ प्रखंड सम्मेलन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिया है। कम होती आमदनी, जाती हुई नौकरियां और डूबती अर्थव्यवस्था के दौर में लोग जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है साथी लोग छोटी-छोटी बातों में लेकर के विकास के लेकर के ना, व्यक्तिगत विकास नहीं हुआ तो हमको क्यों नहीं मान लिया जाए करके मदद मिला विधायक जी से, इस नाराजगी से। आज साख पंचायत के ग्राम साख में, ग्राम पंचायत भवन साख में दुखन साहब की अध्यक्षता में यहाँ पार्टी सदस्यों का नवीकरण और भर्तीकरण किया गया है और आज साख में एक साख ब्रांच कमेटी का भी निर्माण किया गया है और हम लोग पूरे पंचायत में 100 पार्टी सदस्य बनाने का निर्णय यहाँ के साथियों ने लिया है। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर में
जब से मोदी सरकार आया है पूरे देश में एक हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो महंगाई से लेकर के देखें, भ्रष्टाचार से लेकर रोजगार हो, ये तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार बिल्कुल विफल रही है। आज महंगाई जो इस आसमान छू रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, ये जीवन की जो आवश्यक और उपयोगी चीजें हैं, इतना आसमान छू लिया जो आम आदमी के बुत्ते की बात नहीं रही। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने कृषि बिल जो तीनों बिल लाया है वो किसानों के हित में नहीं है और 4 माह से किसान लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पूंजीपतियों के दबाव में ये कानून वापस नहीं ले रही है, इसलिए देश के किसान लगातार संघर्ष कर रही है। और तीसरा है कि बिजली बिल में जो लोगों को मनमाने तरीके से बिजली विभाग के द्वारा जो बिल भेजा गया है, लोग बिजली जलाए भी नहीं, जहाँ खुट्टा खंभा भी नहीं पहुंचा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ने पार्टी में विचार विमर्श हुआ है और हम लोग गांवा प्रखंड सम्मेलन के बाद गांवा बिजली विभाग के खिलाफ और यहाँ पर जो भी जनता के मुद्दे हैं, और एक सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में है ढिबरा और मायका, जो प्रशासन के द्वारा अवैध के नाम पर बंद कर दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, कि मोदी सरकार कानून बनाती है, हम समझते हैं कि मायका को भी वैध किया जाए कानून बना करके, और यहाँ के रोजगार नहीं छीना जाए। लगातार जो है तो जंगल विभाग के द्वारा डोजरिंग करना या मान लिया जा करके अवैध रूप से पकड़ना, तो हम समझते हैं हेमंत सरकार को भी इस पर निर्णय लेकर के, और गांवा तिसरी देवरी ये जो है सो लाखों परिवार ये मायका और ढिबरा पर आधारित है, इस रोजगार को पुनः चालू किया जाए, और नहीं तो हजारों मजदूरों को लेकर के भाकपा वाले फिर से आंदोलन तेज करें। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनहत्थी में शुक्रवार को जमीन को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। बताया गया यह मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है। वहीं इस जमीन पर पहले से धारा 144 लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दूसरा भाई जमीन पर जबरन काम करवा रहा है। इस संबंध में बड़ा भाई जितेंद्र शर्मा का कहना है कि उसके पिताजी जगदीश मिस्त्री ने उसके व उसके छोटे भाई संजय शर्मा के बीच जमीन का बंटवारा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद छोटा भाई उस जमीन पर अपना दावा करते हुए जमीन पर अपना काम करवा रहा है। इसको लेकर जितेंद्र शर्मा ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इधर इसको लेकर दूसरा पक्ष के संजय शर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, मगर उनसे संपर्क नहीं हो सका। राम बनाती के रहते हैं और हम अपना ज़मीन में दोनों भाई का नाम है, और उसमें से मेरा माँ बाप जो है कि एक छोटा भाई का धनबाद में भी घर है और माँ बाप बंटवारा करके गया था तो धनबाद में रहो ये कनेक्शन रहेगा, लेकिन भाई हमारा कुछ दलाल माफिया से मिल करके नाम के रहते हुए मतलब ज़मीन दूसरे आदमी को बेचना चाह रहा है, और उसके कारण से हम ज़मीन में 144 धारा लगाए थे, और 144 धारा लगाने के बाद काम बंद कर दिया थाना लोग, और बंद कराने के बाद फिर कुछ दिन बाद आ करके ज़मीन माफिया लोग फिर ज़बरदस्ती उसमें घेराबंदी कर रहा है ज़मीन के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से सब उचित न्याय करें, उचित न्याय मिले सर, और उसका संपत्ति जब माँ बाप बंटवारा कर चुका है धनबाद में, तो फिर बंटवारा फिर क्यों यहाँ के ज़मीन आकर ज़मीन माफिया से मिल करके सर हमको मारने पीटने की धमकी दे रहा है, नहीं अगर घेरने दोगे तो वही हम सर प्रेस वाला मीडिया वाला बुला करके सर हमेशा सर हम बोल रहे हैं कि हमसे न्यायालय से हमको कुछ उचित न्याय मिले, मदद मिले, है ना। ये ज़मीन पर पिताजी बोले कि ज़मीन ले लो, और ज़मीन जब लिए हमारे पति ज़मीन यहाँ खरीदे हैं, हमारा देवर यहाँ था नहीं है और ज़मीन खरीदे हैं, आज की बात नहीं है, 2004 से ही पिताजी बांट दिए, बड़े एक तो यहाँ रहो एक धनबाद में रहो। उसके बाद
पिताजी बोले कि तुम लोग कोई तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अचानक मेरे ससुर जी मेरे हैं तो एक्सपायर कर गया, हार्ट अटैक कर दिया। उसके बाद मेरी माँ, मेरी सास जो है वो आई यहाँ पे, हम लोग को समझाई, बोल देखो तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमारा कोई भी तरह का बात होता है तो तुम अपना यहाँ रखो, तो वहाँ रखेगा, लड़ाई तुम लोग नहीं करना। पैसा भी दे दिया, नॉमिनी में सारा रुपया दे दिया, 2 तल्ला घर है, जेवर है, बहुत तरह का पूर्वज का सामान है, लेकिन हम लोग कुछ वहाँ मांगने नहीं गए आज तक। बोला कि तुम वहाँ रखो, हम यहाँ, हम यही कोई ज़मीन लेके, गरीब आदमी है हम, 2004 से इस ज़मीन पर खेती बाड़ी गाछ वृक्ष लगा करके सब फल फूल लगा करके हम दिन गुजर काट रहे हैं। अभी क्या मामला हो रहा है? अभी 144 का धारा लगाए हैं, उनके काम रोका जाए और 1-2 दिन के अंदर नोटिस आने वाला है सर, लेकिन फिर भी दलाल लोग मिल करके जबरदस्ती काम करवा रहा है। मेरा जमीन बचा दीजिए सर, मुझे मदद प्रशासन कीजिए। से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मदद मांग रहे हैं, कोई तरह उचित न्यायालय में कुछ मदद कीजिए हमको सर, यही प्रार्थना करते हैं सर। देश समेत राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने में गिरिडीह जिला प्रशासन जुट गया है। गुरुवार की शाम उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों ने घूम घूम कर दुकानों को बंद कराया। वहीं इस दौरान गाइडलाइंस को लेकर अनाउंसमेंट कर सभी से सतर्कता बरतने को लेकर की अपील। इस दौरान सभी से मास्क लगाकर चलने और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने को कहा गया। वहीं नियमों के अनुपालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
सरकार के निर्देशानुसार 8 तारीख से रात में 8 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों को, दुकानों को, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को बंद करने का आदेश है। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। क्लास 10 और 12 के ऐसे बच्चे जो क्लास बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें ऑफलाइन क्लासेस करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के स्मॉल और लार्ज कॉन्ग्रीगेशन बोथ इंडोर एंड आउटडोर प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ शादी विवाह के लिए 200 लोगों को अनुमति दी जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी। दिन के समय में वैसी कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र इत्यादि का पालन सभी लोग करते रहें। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सभी लोग अपना कराएं और सुरक्षा के सभी नियमों का अनुपालन करें। गाइडलाइंस के तहत जिला प्रशासन के साथ पुलिस दल ने आज फ्लैग मार्च किया है और जगह जगह पे प्रचार प्रसार किया है जो नए गाइडलाइंस हैं उसको लेकर के कि रात के 8 बजे के बाद जो दुकानें बंद रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है उसका अनुपालन कराया गया एवं लोगों को यह बताया गया है कि किस प्रकार से कोरोना से बचाव किया जा सकता है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आपके चैनल्स के माध्यम से हमारे देशवासियों से अपील है कि कोरोना को देखते हुए, कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए एहतियात बरतें। जो मास्क पहनना है, पहनने का निर्देश है, उसको आप लोग उसका अनुपालन करें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। साथ ही यह अपील करना चाहूँगा कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से ना निकलें और अपने बचाव का स्वयं ध्यान रखें। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।